हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर लर्नर्स। गाइस, मैं हूं एम एच अख्तर और आप देख रहे हैं टॉपर लर्नर्स। गाइस, क्लास 9th का आज का जो हमारा लेक्चर है वो ग्रेविटी के बारे में है। इससे पहले 3 लेक्चर हुआ है। आपने अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में लिंक गिवन है या डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, वहाँ से जाके आप एक बार दे सकते हैं। और जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। गाइज, आज जो हमारा लेक्चर है इसमें हम ग्रेविटी और फ्री फॉल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए करते हैं वीडियो लेक्चर स्टार्ट हमारा। देखिए, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रेविटी। क्या करेंगे? ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या है बताइए? ग्रेविटी भी एक ग्रेविटेशन है, ये भी क्या है? ग्रेविटेशन। लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। क्या फ़र्क है वो समझ लीजिए। ये यहाँ पे देखिए, आपका ये हो गया अर्थ। क्या हो गया? अर्थ। अर्थ है, दूसरा ऑब्जेक्ट कोई ऑब्जेक्ट है, दूसरा कोई और ऑब्जेक्ट है। एक तो हो गया अर्थ, दूसरा कोई और ऑब्जेक्ट है। ये दोनों एक दूसरे से डिस्टेंस आर पे रखा हुआ है, तो इन दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगेगा वही क्या कहलाएगा? वही क्या कहलाएगा? अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगेगा वो क्या लाएगा? ग्रेविटी। तो क्या हो गया ये? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड अनदर ऑब्जेक्ट is known as gravity। अब सर फर्क क्या है ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में? देखिए, ग्रेविटी भी एक ग्रेविटेशन है, लेकिन अर्थ का स्पेसिफिक केस हो जाए ना, अर्थ का जो स्पेसिफिक केस लिया है उसको ग्रेविटी बोला है और कोई फर्क नहीं है। अर्थ अगर दो ऑब्जेक्ट में एक ऑब्जेक्ट आ जाए तो वो क्या हो जाएगा? आपका ग्रेविटी हो जाएगा। क्लियर? जैसे अर्थ एप्पल है, अर्थ जहाज है ना, अर्थ आम का फल है ना, कोई भी चीज़ अर्थ के जो ऊपर है या अर्थ के सरफेस पे है, अर्थ उस पर फोर्स लगाता है, वही फोर्स क्या कहलाएगा? फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड अनदर ऑब्जेक्ट इज नोन एज ग्रेविटी। अब आगे बात कर लेते हैं इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो वही फार्मूला होगा, F इक्वल टू क्या होता है? G। M1 की जगह कैपिटल M ले लीजिए, ये स्मॉल m ले लीजिए, y r² ले लीजिए। फॉर्मूला तो वही हो गया, F इक्वल टू G M1 M2 बाई r² वाला। इसका हम M ये ले लिए मास, बड़ा मास, इसका हम ले लिए छोटा मास, और छोटा r की जगह बड़ा r ले लिए, रेडियस ले लिए। ठीक है, तो यहाँ पे M1 बराबर बड़ा M ले लिए, M2 बराबर छोटा m ले लिए, और r बराबर r ले लिए। तो वही फार्मूला हो गया, जहाँ बड़ा m क्या है? मास ऑफ अर्थ, और छोटा m क्या है? मास ऑफ बॉडी। r क्या है? डिस्टेंस बिटवीन देम। r क्या है? डिस्टेंस बिटवीन देम। क्लियर? तो ग्रेविटी में कोई दिक्कत नहीं, ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में कोई फर्क नहीं है। ग्रेविटेशन क्या है? कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो उसके बीच लगने वाले फोर्स को ग्रेविटेशन बोलते हैं। जैसे सूरज और चांद के बीच लग रहा है, वो ग्रेविटेशन होगा। वो क्या होगा? देखिए, ग्रेविटेशन और ग्रेविटी थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पे सन है और यहाँ पे प्लेनेट है, ये क्या हो जाएगा? ग्रेविटेशन हो जाएगा। यहाँ पे मून है, यहाँ पे सन है, अब क्या हो जाएगा? ग्रेविटेशन हो जाएगा। यहाँ पे नेपच्यून है, यहाँ पे प्लूटो है, ये क्या हो जाएगा? ग्रेविटेशन हो जाएगा। यहीं पे एक ऑब्जेक्ट क्या आ जाए? अर्थ आ जाए। एक क्या आ जाए? अर्थ है, और यहाँ पे हवाई जहाज है, ये क्या होगा? ग्रेविटी। ये अर्थ है और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया, ऊपर से पेन रखा हुआ, ग्रेविटी। क्लियर? ग्रेविटी और ग्रेविटेशन क्लियर हो गया होगा आपको। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका, यहाँ पे देखिए, समझिए इसको, यहाँ से हम लोग समझेंगे रिलेशन
बिटवीन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। क्या रिलेशन है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन के बीच, वो हम लोग को समझना है। आई होप दिख रहा होगा स्क्रीन पे लिखा हुआ, देखिए यहाँ पे रिलेशन बिटवीन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन क्या है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या रिलेशन है इन दोनों के बीच। देखिए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी ऑब्जेक्ट एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स बट इन अपोजिट डायरेक्शन। इक्वल फोर्स बट इन अपोजिट डायरेक्शन किसके अकॉर्डिंग, न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। और ग्रेविटेशनल लॉ क्या कहता है, एवरी मास इन यूनिवर्स अट्रैक्ट द एवरी अदर मास। जैसे दो मास है, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, आपस में अट्रैक्ट कर रहा है। और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि ये ऑब्जेक्ट है, दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर भी तो अपोजिट डायरेक्शन ही है, यहाँ जो आपका है ये भी तो अपोजिट डायरेक्शन है। ये इस तरफ फोर्स लगा रहा है, ये इस तरफ खींच, ये इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है, तो यहाँ पर भी है अपोजिट। तो क्या होगा, ये दोनों होल्ड करेगा। यस, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन अकॉर्डिंग टू न्यूटन ग्रेविटेशनल या न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होल्ड करेगा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को। दोनों क्या है, सही है। यानी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल है न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ में। अब आगे देखते हैं फ्री फॉलिंग बॉडी का क्या केस है। इन केस ऑफ फ्री फॉलिंग स्टोन ऑन अर्थ, ठीक है, इन केस ऑफ फ्री फॉलिंग स्टोन ऑन अर्थ, stone attract toward the earth means earth attract stone, but according to third law of motion the stone should also attract the earth, and really it is true that a stone also attract the earth with the same force F is equal to ma, but due to less mass of a stone the acceleration in its 9.8 meter per second square and acceleration acceleration of earth toward the stone is 1.6 into 10 to the power minus 24 meter per second square, which is very negligible and we cannot feel it। देखो समझो, इसको बात को समझो। देखो ये मान लो तुम्हारा अर्थ है, यहाँ पे समझो ये अर्थ है और यहाँ पे स्टोन है जो फ्रीली फॉल हो रहा है। तो जितनी ताकत से अर्थ इसको खींच रहा है अपनी तरफ, इसको ये भी तो उतना नहीं ताकत से खींच रहा है। तो फोर्स तो दोनों में सेम है, लेकिन हम जानते हैं F इक्वल टू क्या होता है, ma होता है। तो A बराबर क्या हो जाएगा, F/m। अब जिसका मास ज़्यादा रहेगा उसका क्या होगा, एक्सीलरेशन कम होगा। तो इसका मास बहुत ज़्यादा है, तो एक्सीलरेशन कितना हो रहा है, 1.65 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24, जो कि 9 के बराबर है। इसीलिए क्या है, अर्थ मूव नहीं करता है किसकी तरफ, स्टोन की तरफ, या एप्पल फॉल कर रहा है उसकी तरफ और स्टोन इसकी तरफ फॉल कर रहा है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो पूछेगा कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एवरी एक्शन दैट इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर बॉडी एक बॉडी को अपनी तरफ खींच रहा है, तो स्टोन ही अर्थ की तरफ क्यों फॉल करता है, अर्थ स्टोन की तरफ क्यों नहीं फॉल करता है। तो इसका जवाब आप आसानी से दे दीजिएगा, क्योंकि वो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से F इक्वल टू ma होता है। तो A बराबर F/m, जिसका मास ज़्यादा उसमें एक्सीलरेशन कम, जिसका मास कम उसमें एक्सीलरेशन ज़्यादा। ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ। थोड़ा सा इम्पोर्टेंस यूनिवर्स में जो है देख लेते हैं क्या है न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ का। देखिए इम्पोर्टेंस क्या है, समझते चलते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी, द फोर्स बाइंड अस टू द अर्थ। देखो यही फोर्स है जो अर्थ को पकड़े हुआ है, नहीं तो अर्थ कहाँ से कहाँ उड़ जाएगा, है ना। दूसरा है मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, इसी की वजह से है। मोशन ऑफ अराउंड द सन, है ना। टाइड ड्यू टू मून एंड सन, हाई टाइड लो टाइड जो आ रहा है, हाई टाइड लो टाइड है। उसके बाद स्नोफॉल है, रेनफॉल है, ये सब ग्रेविटेशन की वजह से ही है। क्लियर।
तो हम लोग ग्रेविटी समझ लिए और ग्रेविटेशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बीच का रिलेशन समझ लिए। अब हम समझने की बात करते हैं फ्री फॉलिंग क्या है। अब क्या फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल, व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल। बताइए जल्दी जल्दी, फ्री फॉल क्या होता है, फ्री फॉल। अब जो हमारा टॉपिक है वो है फ्री फॉल। कौन फॉल, फ्री फॉल या फ्री फॉलिंग। देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट का, ये है अर्थ और ये फॉल हो रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट का अर्थ की तरफ फॉल करना ओनली ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, उसको फ्री फॉल बोलेंगे। जैसे ये पेन है, ये गिर गया, अरे यार बहुत दूर गिर गया है ना, ये पेन है और ये फॉल हो गया, तो ये क्या हो गया, फ्री फॉल। इसको हम इस तरीके से अगर थ्रो करेंगे, जैसे बॉल को हम ऊपर फेंकते हैं, तो ऊपर जब फेंक रहे हैं तो वो फ्री फॉल नहीं हुआ। हाइट से कोई भी चीज़ अगर फॉल हो रहा है सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण, तो उसको फ्री फॉल बोलेंगे। द फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ओनली ड्यू टू ग्रेविटी, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्री फॉल बोलेंगे। ठीक है, जैसे आपका पका हुआ फल पेड़ से गिर जाए वो फ्री फॉल है ना। प्लेन क्रैश करके गिर जाए वो फ्री फॉल है, क्योंकि ओनली ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। बॉल को जब ऊपर फेंके तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया बॉल, और जब वापस आ रहा है तो वो क्या है, फ्री फॉल है। ठीक है, जो एस्ट्रॉइड वगैरह गिरता है उसका जो फॉल है वो क्या है, फ्री फॉल है। रेनफॉल जो है वो फ्री फॉल है। ठीक है, स्नोफॉल जो है वो फ्री फॉल है। ठीक है, समझ में आ गया फ्री फॉल क्या है, फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट टुवर्ड द अर्थ ओनली ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्री फॉल बोलेंगे। ठीक है, तो डिफाइन कैसे कीजिएगा, फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट द falling of object, falling of object towards the earth only due to force of gravity, force of gravity is known as free fall, free fall। ठीक है, अब ये जो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है ना, ये जो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, ये मास ऑफ बॉडी पे डिपेंड नहीं करता है। ये किस पे डिपेंड करता है, ये फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट डू नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ बॉडी। ये ओनली जिस सरफेस पे गिर रहा, अर्थ पे गिर रहा तो अर्थ के मास पे डिपेंड करेगा, मून पे गिर रहा तो मून के मास पे, बॉडी अपने मास पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब क्या है कि एक बड़ा ऑब्जेक्ट और एक छोटा ऑब्जेक्ट को एक साथ अगर गिराइएगा तो दोनों सेम टाइम में फॉल करेगा। शर्त यह है कि ऑब्जेक्ट जो है वो वैक्यूम में गिरे जहाँ पे एयर रेसिस्टेंस नहीं हो। क्लियर, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट किस पे डिपेंड नहीं करेगा, मास पे नहीं डिपेंड करेगा। अगला पॉइंट लिखिए, द फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट डू नॉट डिपेंड अपॉन द मास, डू नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी। क्लियर, क्लियर है। जैसे ये गिर रहा है ना, तो ये मान लीजिए m मास का है, उसी हाइट से एक ये 10 kg का है और ये 5 kg का है, दोनों गिर रहा है एक ही हाइट से, तो दोनों ज़मीन पर सेम टाइम में गिरेगा। शर्त यह है कि कहाँ पे हो, वैक्यूम में हो, जहाँ पे एयर रेजिस्टेंस नहीं हो। इसको कौन प्रूव किया था, तो इटली में पिज़ा टावर है, वहाँ पे फॉल करा करके बताया गया था कि कैसे, मतलब फ्री फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट मास पे डिपेंड नहीं करता है।
अब बात कर लेते हैं हम लोग एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। किसका? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बताइए। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्लियर है नाम से ही, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। किससे? स्मॉल जी से। किससे डिनोट होगा? स्मॉल जी से। देखिए समझिए इसको, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है। मान लीजिए ये आपका फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, ये अर्थ है और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट फ्री फॉल हो रहा है। तो इसके अंदर यहाँ पे अगर मैक्सिमम हाइट पे है तो यू तो जीरो हो जाएगा। अब जैसे ही गिरना शुरू होगा कुछ भी होगा तो चेंज इन वेलोसिटी हुआ, किसके कारण हुआ? ग्रेविटी के कारण हुआ। तो एक्सीलरेशन जो फ्री फॉल ऑब्जेक्ट हो रहा है उसमें जो एक्सीलरेशन है वही क्या कहलाता है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहलाता है। तो क्या लिखिएगा? एक्सीलरेशन इन फ्री फॉलिंग बॉडी, फ्री फॉलिंग बॉडी is known as acceleration due to gravity। acceleration due to gravity, ठीक है। इसको G से डिनोट करते हैं। किससे? G से। इट इज डिनोटेड बाय G। इट इज डिनोटेड बाय, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा G इजकल टू G कैपिटल M बाय R स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये जो G है ये तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ये मास क्या है? मास ऑफ अर्थ है। और मास ऑफ बॉडी दिया हुआ है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ, रेडियस दिया हुआ है। इसीलिए हम बताए थे कि जो फ्री फॉलिंग बॉडी है वो मास पे डिपेंड नहीं करता है। मास ऑफ बॉडी खुद के मास पे डिपेंड, जैसे हम ही फ्री फॉल हो रहे हैं तो हमारे मास पे डिपेंड नहीं होगा, ठीक है। एक्सीलरेशन कितना होगा ये मास पे डिपेंड नहीं करेगा। जितना भी बॉडी है, हल्का हो भारी हो, सब पे सेम एक्सीलरेशन लगेगा। थोड़ा सा देखते हैं इसको, अब कोशिश करते हैं हम लोग समझने का। देखिए यहाँ समझिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। ये जो आपका एप्पल फॉल हो रहा है ये भी फ्री फॉल है। देखिए ये ओनली फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण नीचे फॉल हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? फ्री फॉल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसका भी जीरो है और ये फॉल हो रहा है, तो इसमें एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा। जैसे इस हाथ से इसको गिरा रहा है तो ये भी फ्री फॉल हो जाएगा। लड़कियाँ गिर रही है ये भी क्या हो जाएगा? फ्री फॉल हो जाएगा, ठीक है। तो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट पे जो एक्सीलरेशन लगता है वो 9.8 है। अगर ऑब्जेक्ट हाइट पे रखा हुआ है तो उस वक्त एक्सीलरेशन लगता है। तो आपसे अगर एग्जांपल पूछे कि आप ये एक एग्जांपल बताइए जहाँ पे क्या हो, ऑब्जेक्ट जो हो फ्री फॉल हो रहा हो, ऑब्जेक्ट क्या हो रहा हो? फ्री फॉल हो रहा हो, और क्या? एक्सीलरेशन, ऑब्जेक्ट रुका हुआ हो और उस पर एक्सीलरेशन हो रहा हो। तो अब आप कौन सा एग्जांपल दीजिएगा? कोई ऑब्जेक्ट अगर सरफेस से हाइट पे है तो वो क्या कहलाएगा? फ्री फॉल नहीं कहलाएगा। जैसे एरोप्लेन का क्रैश है, ये है ना, फ्री फॉल हो गया। क्लियर? अब देखिए इटली का पिज़्ज़ा टावर यही है। इटली का पिज़्ज़ा टावर ऑफ इटली हम लोग देखते हैं। पिज़्ज़ा टावर ऑफ इटली, पिज़्ज़ा, देखिए देख लिए, यही है पिज़्ज़ा टावर। व्हाट इट फॉल? फ्री फॉल। ये पिज़्ज़ा टावर ये जो गिरा रहा है ये फॉल नहीं,
इसके अंदर जो फेदर और हैमर गिरेगा वो होगा फ्री फॉल। यही है पिज़्ज़ा टावर इटली का। यहाँ देखिए ये मोहतरमा पूरा हाथ लगाई हुई है, ऐसे लग रहा है कि ऊपर रखे हुई है। हाँ क्लियर है, समझ गया। गैलीलियो गैली वाला, गैलीलियो गैली किसने किया था? गैलीलियो गैली यही है चचा, गैलीलियो गैली। देखिए कहाँ से ही गिरा रहे हैं, देखो वैक्यूम में गिरा रहे हैं, देख रहा हो ना। हैमर और फेदर को जब एक साथ गिरा है ना तो दोनों एक साथ फॉल कर गया, दोनों एक साथ फॉल कर गया। यही है गैलीलियो गैली वेलोसिटी एक्सपेरिमेंट। देखिए ठीक है, फेदर और उसको जब एक साथ गिराए तो दोनों एक साथ गिरा। वहाँ से उन्होंने बताया कि क्या है, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट किस पे डिपेंड नहीं करता, मास ऑफ बॉडी पे डिपेंड नहीं करता है। अब देखिए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन फ्री फॉल, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो जो अगर फ्री फॉल हो रहा है तो उस पर एक्सीलरेशन कितना लगेगा, सरफेस पे है तो 9.8, वो डिपेंड करेगा जगह के अनुसार कैसे कैसे वो बदलेगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे वेरिएशन ऑफ जी, कि जी कैसे वेरी करेगा। क्या डिस्कस करेंगे? वेरिएशन ऑफ जी। थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं हम लोग। वेरिएशन ऑफ जी, वेरिएशन ऑफ जी, स्मॉल जी। जैसे जैसे हाइट पे जाएंगे तब उसका जी का कैसे वैल्यू होगा। जैसे शेप ऑफ अर्थ है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अलग अलग टाइप का है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्लीट। इसमें और कुछ ज़्यादा इमेज नहीं दिया हुआ है समझने का, तो बस वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे कि 4 तरीके से कैसे कैसे जी बदलेगा। ठीक है, और आप लोग नहीं अगर देखे हैं हमारे लेक्चर्स को तो सर्च कीजिए टॉपर लर्नर्स, टॉपर लर्नर्स। ठीक है, इस तरीके से सर्च करना है। टॉपर लर्नर्स, यूट्यूब में सर्च करना है आपको। कहाँ पे? यूट्यूब में। पहले यहाँ से सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब, क्या कीजिएगा यूट्यूब। और यूट्यूब पे जा करके youtube.com पे जा करके वहाँ से आप सर्च कर लीजिएगा टॉपर लर्नर्स, वहाँ से आपको मिल जाएगा। बस आज के लेक्चर में हम यहीं तक रहते हैं, मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ